इंटरेक्शन जो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल, कोई ईथर है जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक किसकी कंपेयर में, अल्कोहल की कंपेयर में, हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, जबकि दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। तो इसको हम लेस से इसके बेसिस पे समझते हैं। जब भी आप एक अल्कोहल की बात करते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक अल्कोहल ले लिया, ये है हमारा एथेनॉल, ठीक है। इसी सिमिलर मॉलिकुलर मास का मैं एक अल्कोहल लेता हूँ, ईथर लेता हूँ, और ये आ जाएगा मेरा ईथर, नाम होता है इसका मेथॉक्सी मेथेन। ऑलराइट, तो हमारे पास ये दो नाम है और दोनों मॉलिक्यूल जो हैं सिमिलर मॉलिकुलर मास रखते हैं, यानी कि अगर तुम इसका काउंट करोगे मॉलिकुलर मास और इसका भी मॉलिकुलर मास करोगे तो सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों के अंदर दो हैं, ईथर में भी और अल्कोहल में भी, तो अल्कोहल और ईथर, ठीक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी दोनों के अंदर 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी कि दोनों के अंदर जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, ठीक। फिर भी ये बोल रहे हैं कि भाई जो ईथर होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अब वॉलेटाइल नेचर को समझो। वॉलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी कंटेनर में करके रखें, किसी भी चीज़ में करके रखें, तो धीरे धीरे वो खुद ही खुद वहाँ से क्या होता रहे, इवॉपरेट होता रहे, ठीक है। और इवॉपरेट होने का रीज़न क्या हो कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म भी ना किया जाए, उसके बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ही क्या हो, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज हो जाए, वेपोराइज हो जाए, ठीक। जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के बिना ही खुद ब खुद वॉलेटाइल हो जाते हैं या वेपोराइज हो जाते हैं, उनको हम एक नाम देते हैं, दैट इज वॉलेटाइल, ठीक है। तो उन लिक्विड्स को हम जनरली वॉलेटाइल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईथर ही वॉलेटाइल है, इवन अल्कोहल भी वॉलेटाइल होता है, अल्कोहल भी वॉलेटाइल्स होते हैं। जो आपने पेट्रोल को अगर आप खोल के रख दो तो वो भी वॉलेटाइल होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहल्स के अलावा, पेट्रोल के अलावा अगर हम बात करते हैं, तो ईथर आ गए हमारे, ये भी वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। और जैसे कोई भी केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल, ये भी वॉलेटाइल होता है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस क्या है, वॉलेटाइल है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉलेटाइल होती हैं, जो अपने टेम्परेचर से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कैम्फर, कैम्फर जो है ये भी सब्लाइम था, ये खुद ब खुद एक तरीके से लिक्विड स्टेट में नहीं होता, लेकिन फिर भी ये खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा अगर इसको हल्का सा टेम्परेचर मिल जाए। अब किसी भी चीज़ को अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, कि अगर कोई प्योर स्टेट में भी एक जगह पे रखा हो तो अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़कर दूसरी स्टेट में जाने की ज़रूरत क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको अनेबल करती है। तो उसका जो अनेबल करने वाली चीज़ है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, या फिर इसी को बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन काम करेगा जो इन दोनों मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा। अब होल्ड करने के लिए जो टेम्परेचर की या अट्रैक्शन फोर्स की ज़रूरत होती है, उसको तोड़ने के लिए हमको देना पड़ता है टेम्परेचर। अगर किसी तरह इनको इनफ टेम्परेचर मिल जाए जिससे ये अपने आप को या अपने एक दूसरे को ओवरकम कर दें, एक दूसरे के बीच में जो फोर्स है उसको क्या कर दें, ओवरकम कर दें, तो ये कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, ये लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में, बिकॉज दे गेट द इनफ एनर्जी। अब यहाँ पे हमको यही समझना है कि भाई यहाँ पर किस बेसिस पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ वॉलेटाइल है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, कोई चीज़ कम वॉलेटाइल, तो वो होता है इसका बेस सिंपली ये इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जनरली चीज़ों के अंदर एक फोर्स काम करता है, अगर कोई फोर्स हम काउंट ना करें तो हम वहाँ पर काउंट करेंगे वंडरवॉल फोर्स को। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे वीक फोर्स माना जाता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इसके बाद अगर हम किसी को वैल्यू देंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पोलर नॉन पोलर फोर्स, कम से कम, ठीक इसी कैटेगरी का है, लेकिन इसके बाद आएगा ये। अगर इसके बाद हम मानेंगे तो फिर हम मान लेंगे भाई कि इसके बाद जो होगा फिर होगा पोलर पोलर, पोलर पोलर इंटरेक्शन, ठीक है। अगर इसके बाद अगर केस आता है कि भाई इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन
bonding. Now you need to understand to go through this all the process. The one thing that is always important that you really need to understand कि भाई ये जो जितने भी ये फोर्सेस अभी के लिए हमने बात की है ये सारे के सारे फोर्स होते हैं फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, यानी कि इनके टूटने से या इनके ऊपर नीचे होने से ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉलिक्यूल की केमिकल कंपोजिशन पे या उसके करेक्टर पे कोई असर पड़े, बिकॉज दीज ऑल आर द फिजिकल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन से फोर्स आते हैं। तो इसके बाद जो फोर्स आएंगे वो फोर्स कहलाएंगे तुम्हारे केमिकल। जैसे इसके बाद आते हैं कोवलेंट, ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं लेट्स से मेटालिक, एंड देन इसके बाद आते हैं आयोनिक। ठीक, और ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, ये जो बॉन्ड हैं, ठीक, इसमें से ये मेटालिक को भी तुम इसमें फिजिकल में रख सकते हो, लेकिन कोवलेंट और आयनिक जो है, कोवलेंट और आयनिक ये केमिकल है, ये केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक को भी तुम इधर आराम से रख सकते हो, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये नॉर्मली हम फिजिकल के अंदर ही काउंट करते हैं, जब ये सब कलेक्टेड होंगे तभी ये उनके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है इस पूरी कंडीशन के अंदर कि तुम जब बात कर रहे हो कि भाई एल्कोहल क्यों वॉलेटाइल है, ठीक है, एल्कोहल क्यों वॉलेटाइल है और इसका मेन रीज़न है क्या। तो अगर हम इस चीज़ को ठीक से स्टडी करें देन वी रीच टू सम पॉइंट। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्कोहल की, तो एल्कोहल्स के केस में होता क्या है कि एक एल्कोहल मॉलिक्यूल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास कोई एल्कोहल है, ये दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल से, ये दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो होती है 3.5। ठीक, इस ऑक्सीजन की भी 3.5 होगी, हाइड्रोजन की होती है 2.1, इसकी भी 2.1 होगी, और इस कार्बन की होती है 2.5, और इस वाले कार्बन की भी 2.5 होगी। हम इसको कार्बन समझ रहे हैं आर को। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर भी कैसा आएगा, पार्शियल निगेटिव। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए तो इस हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर भी आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास रहते हैं लॉन पेयर, ये क्या रहते हैं, लॉन पेयर्स। ठीक, ऐसे इस ऑक्सीजन के पास भी क्या रहेंगे, लॉन पेयर रहेंगे। दैट कंडीशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं ये। ठीक, पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव की वजह से, और इनके बीच में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली पॉसिबल है इन द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, एक एक आध जगह और मिलती है क्लोरीन के साथ, तो वी डिस्कस अबाउट दैट। बस वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉन्डिंग करेक्टर ना हो के हम उसको पोलर बॉन्डिंग के करेक्टर में ले जाते हैं, तो दैट्स अनदर कंडीशन वी डिस्कस अबाउट, बट एल्कोहल में इस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि भाई ठीक है, एल्कोहल के अंदर ये बॉन्डिंग पाई जा रही है, लेकिन लेकिन अगर हम बात करें दूसरे बॉन्ड के अंदर, जिसको हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे ईथर के साथ क्या होगा, तो ईथर के केस में अगर हम बात करते हैं तो फिर वहां पर उस कंडीशन को किस तरीके से कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस। अगर हम ईथर के केस में बात करें तो ईथर होता है कुछ ऐसा, CH3O CH3। ठीक है, हम जानते हैं 2.5 है, ये भी 2.5 है। ठीक, और ये हमारा 3.5। सिमिलरली जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर भी हमको यही कंडीशन देखनी मिलेगी। ठीक, 3.5 2.5 2.5। तो ड्यू टू दैट तुम क्या देखोगे, इसके लॉन पेयर की डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इधर हो जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो यानी कि मॉलिक्यूल तो पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगा वो होगा पोलर पोलर इंटरेक्शन, पोलर इंटरेक्शन फोर्स। और अगर हम अपनी लिस्ट के हिसाब से बात करें तो हम देखेंगे कि पोलर पोलर इंटरेक्शन फोर्स के अंदर जो हमारा दूसरा वाला फोर्स था जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोजन फोर्स, दैट इज मोर पावरफुल, हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पावरफुल होता है
एज कम्पेयर टू पोलर 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 इंटरेक्शन से। ठीक, इसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम पोलर पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अराउंड तुमको 7 से 11 या 14 भी मानते हैं किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मॉलिक्यूल इससे लगभग 4 टाइम स्ट्रॉन्गर है। जो इंटरेक्शन जो है जिसकी वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स ये लेस वॉलेटाइल हो जाते हैं देन ईथर्स। ठीक है, और ये थिंग इनकी सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट डालेगी। तो जो एल्कोहल्स होंगे दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बट ईथर का जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा दे बिकम्स लेस सॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि इनके पास डायपोलर करेक्टर ऑफ ईथर की वजह से होता है कि जो उसका करेक्टर है वो डायपोलर है। ठीक, फिर एल्कोहल हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये गलत है, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है एज सच, सिंपल से मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस नहीं होता। फिर बोलें कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ईथर के अंदर, नहीं ईथर के अंदर कब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो फिर अगला क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन एल्कोहल। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लो तो हमको क्या मिले हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट मिले हैं। एक पॉइंट तो हमको मिला है ये कि भाई डायपोलर स्ट्रक्चर होती है, करेक्टर होता है ईथर के अंदर, बात ठीक है। फिर मिला है हमको कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है मॉलिक्यूल के अंदर। जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। जैसे अल्कोहल के केस में क्या हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था कि एक मॉलिक्यूल ये रहा ए और ये रहा बी, कि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक इंटरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे थे। वो इंटरेक्शन कौन सा था, वो इंटरेक्शन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये रही हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट, चलो हमारे पास दोनों चीजें मिल गई। अब इन्होंने पूछा क्या है, कह रहे हैं कि एक ईथर जो है इज मोर वॉलेटाइल देन एन एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज ड्यू टू, ये किस वजह से है। ठीक, तो किस वजह से है उसका आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन के अंदर खंगालना पड़ेगा कि भाई कौन सा वाला सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक, तो ये डायपोलर करेक्टर होता है, तो वी नो कि भाई ये क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है, एक डायपोलर मॉलिक्यूल है, डायपोलर मॉलिक्यूल है, वी नो। लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले एक बात की थी, आपने शायद मेरा ये पहले वाला क्वेश्चन देखा हो जिसमें मैं इथरेट के बारे में बता रहा था। तो मैंने उसमें क्लियर किया था कि देखो जैसे ही ईथर्स का मॉलिक्यूलर करेक्टर बढ़ता है, यानी कि मॉलिक्यूलर जो ये ग्रुप है, लेस में बना ही देता हूँ कि ये जो है अगर ये बल्कि हो जाए, जैसे ये हो जाए एक बल्कि ग्रुप, जो भी होना है, या फिर चेन लेंथ बढ़ जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं फॉर बीइंग बल्कि। और जब रिपेल करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी हो जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, यानी कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, और जब ये बल्कि हो जाएगा तो यहाँ पे देखो जब इस तरफ आएगा तो इसका जो डायपोल करेक्टर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट बीइंग नाउ डायपोलर इन सच अ केस। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये सब वाला जो पॉइंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हम इसको फॉल्स कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बचा, इस वाला कि अल्कोहल चाहे कोई भी हो, हैवी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दैट्स वाई ये जो होंगे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे और यही हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी ने इसको काफ़ी क्लियर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि विच विल बी द आंसर, तो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, ऑलराइट। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला देते वो अल्कोहल का भी और ईथर का भी, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि इन द रेफरेंस ऑफ द ईथर अगर बात चल रही है, तो दैट्स व्हाई दैट्स द पॉइंट। ऑल द वेरी बेस्ट, वॉच अदर वीडियोस, you will get some good answers with the explanation. All the best.